नमस्कार बच्चों। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ पुस्तक जो धीर सिंह धाबाई के द्वारा लिखित है उस पुस्तक को हम कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को अपनानी चाहिए, क्या अपनानी चाहिए यानी कौन सी विधि का इसको प्रयोग में लेना चाहिए। तो इसमें इन्होंने बताया है कि व्याख्यान विधि का या आगमन विधि का या परिचर्चा विधि का या प्रदर्शन विधि का। तो देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन में फिर से हम आएंगे कि एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। तो देखिए, जब आपस में हम परिचर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बच्चों से आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा और तभी बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक होकर के अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा परिचर्चा विधि। परिचर्चा विधि के बारे में भी कुछ नीचे बताया गया है। इस विधि में शिक्षक व छात्र सहयोगपूर्ण वाद विवाद करते हैं, छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा होता है। तो आप बताइए कौन सा होता है, पढ़िए आप सभी ने इनको ऑप्शंस को। पहला है विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद बनाना, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करवाना। शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना, कक्षा में विद्यार्थियों को दंड देना। देखिए, पाबंद, मूल्यांकन, दंड देने, ये ऐसे ये कोई भी ऑप्शंस नहीं सही लग रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अपना कौन सा है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। शैक्षिक प्रक्रिया में यानी शिक्षण के दौरान जो कार्य हो रहा है उसमें मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो मुख्य तत्वों के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। देखिए, इसमें बताए गए हैं। नंबर 2 पे देखेंगे सबसे पहले हम, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव। इसमें कुछ अधूरा लग रहा है आप लोगों को, जैसे अधिगमकर्ता, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। तो अपना जो फर्स्ट है ऑप्शन है वो ठीक है, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। तो बेस्ट आंसर अपना हो गया नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है ये वाला कथन। तो फिर से आइए, फिर से पढ़िए, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, शिक्षण और अधिगम को। और ये जो आप क्रो एंड क्रो पढ़ते हैं तो ये एलिस क्रो ने दिया था ये कथन। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित होती है। अब कथन और कारण आप सभी जानते हैं कि कहाँ पूछे जाते हैं। तो कथन और कारण, पहला ऑप्शन है अपना प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक विधि, सहसंबंध विधि या अवलोकनात्मक विधि। तो इसमें जो आंसर है अपना वो आंसर है कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा, तो प्रयोगात्मक विधि। कौन सी आएगी बच्चों, प्रयोगात्मक विधि। अब प्रयोगात्मक विधि के बारे में हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि जो देने वाले हैं वो किसने दिया, विलियम वुंट ने। किसने दी थी, विलियम वुंट ने। एक्सपेरिमेंटल मेथड। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उद्दीपक व अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के संबंधों में अध्ययन, इसकी शुरुआत समस्या से होती है। कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। प्रयोगात्मक विधि के चरण कौन कौन से चरण हैं, तो समस्या से प्रयोग का प्रारंभ, समस्या संबंधी साहित्य का अध्ययन, समस्या संबंधी परिकल्पना का निर्माण, प्रयोज्य विषय जिन पर प्रयोग होना है का चयन, चर का अध्ययन, स्वतंत्र चर
अब इसमें स्वतंत्र चर कौन कौन से हैं, तो वातावरण है, अनुदेशन कार्य है, वे विषय चर आते हैं। जैविक चर कौन से हैं, आदत, शक्ति, चालक, प्रोत्साहन, अवरोध, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आश्रित चर जिन पर पड़े प्रभाव का अध्ययन होता है। प्रयोग की योजनाएं, फिर चरण आ गए हैं। प्रयोग की योजना, उपकरण व सामग्री विवरण, नियंत्रण चरों व परिस्थितियों पर, निर्देश प्रयोजों को, विधि आंकड़ों का सारणीकरण, 11वें नंबर पर परिणाम, चर्चा और सामान्यीकरण। और इसके लाभ क्या क्या हैं, तो ये विश्वसनीय विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक विधि है, भविष्यवाणी में उपयोगी है, परिकल्पना परीक्षण की सर्वोत्तम विधि है, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि, समय सारणी निर्माण में, मूल्यांकन में, निर्देशन व शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में भी ये उपयोगी है। अब ये इसकी जो दोष हैं या हानियाँ हैं वो क्या क्या हैं, तो इसके दोष व हानियाँ हैं, ये एक तो महंगी है, समय अधिक लगता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी जो प्रयोगात्मक विधि को करवा रहा होता है उस टीचर को प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है, उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टिचनर, प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। टिचनर ने जो बोला है उनके अनुसार है कि प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। ये किसने बोला, ये टिचनर ने बोला। आगे के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है। तो पहला देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिकवाद, व्यवहारवाद, मनोगतिकी या संरचनावाद। आप क्वेश्चन को देख करके पता लगा सकते हैं कि इसमें अवचेतन मन के बारे में बताया है कि अवचेतन मन भावनाओं या स्मृतियों पर आधारित। तो कौन सा जो है वाद आएगा, तो इसमें आएगा अपना मनोगतिकी। मनोगतिकी उपागम फ्रायड ने दिया। यह उपागम स्थलाकृतिक संरचना, चेतन, अवचेतन व अचेतन। स्थलाकृति के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं, चेतन, कॉन्शियस, अवचेतन और अचेतन, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। संरचनात्मक मॉडल, उपाह, अहम तथा पराहम, मानसिक ऊर्जा व मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, अहम रक्षा प्रक्रम, दुश्चिंता प्रकार व मनोलैंगिक विकास की व्याख्या करता है। ये प्रथम पल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे हम, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है क्या बनाता है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को विज्ञान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, ये किसने कहा, तो किसने कहा, आपको ध्यान रखना होगा, इस लाइन को ध्यान रखें कि स्थूल से सूक्ष्म में समाप्त होना, स्थूल से सूक्ष्म में समाप्त होना, तो ये किसने कहा है, ये कहा है स्पेंसर ने। किसने कहा, स्पेंसर ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। फिर से आप ध्यान देंगे कि नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, देखिए अधिगमकर्ता को जानना बिल्कुल है, विषय वस्तु का चयन व संगठन करना, सीखने की प्रवृत्तियों के लिए सलाह देना, ये भी है। तो इसमें असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये वाला नहीं है, तो इसका आंसर भी कौन सा हो गया, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना या समझना, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य है। कौन सी मनोविज्ञान का कार्य है, नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य है। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित हैं, कौन कौन से घटक सम्मिलित हैं, तो देखिए अधिगमकर्ता और शिक्षक बिल्कुल, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वातावरण बिल्कुल। तो आंसर होगा हमारा 1 व 2 दोनों, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से आप वही बात है कि असत्य कथन को पूछा जा रहा है, हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, तो आपको नेगेटिव आंसर अपने आप ही नज़र आ रहा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को मापन की विधियों से परिचित कराता है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, बिल्कुल ओके। तो आपको आंसर पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, और यही हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, जी। अधिगम की प्रकृति को समझने में, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, सभी विकल्प सही हैं, हाँ सभी विकल्प सही हैं। आंसर है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में। व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से वही ध्यान है कि असत्य कथन को ये पूछ रहा है, तो असत्य कथन कौन सा है? तो यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, ये चेतना का विरोध करता है, ये वातावरण पर बल देता है, यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। तो यही आंसर है कि व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो ये कथन ही असत्य है। और देखेंगे कि व्यवहार की स्थापना या व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आपको पता होना चाहिए कि वाटसन ने 1913 में, इसमें इसको द्वितीयक बल भी कहा जाता है। यह अंतर निरीक्षण विधि व चेतन अनुभूति को अस्वीकार करता है, मन को अस्वीकार करता है, पर्यावरण कारकों पर बल, वस्तुनिष्ठता पर बल, वर्तमान व्यवहार पर गत अनुभव के प्रभाव पर बल देता है। तो ये पर्यावरण को अधिक महत्व देता है और चेतन अनुभूतियों को अस्वीकार करता है। इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट। इनकी पुस्तक का नाम आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिहेवियरिस्ट आ रहा है और साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट। इनकी पुस्तक विशेष महत्वपूर्ण है आप बच्चों के लिए, तो ध्यान रखिएगा इनकी पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह से किसने परिभाषित किया? तो आंसर बताइए, रॉबर्ट गैने ने। शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, यानी अधिगम जब हम करवा रहे होते तो उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित हो। जो बाहरी क्रियाएं हैं, जो अधिगमकर्ता जो सीख रहा है, जो उसकी बाह्य क्रियाएं उनसे कैसे संबंधित होगा, तो ये बात किसने कही? ये कही रॉबर्ट गैने ने। नेक्स्ट है, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रेरणता। शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रेरणता कौन है? तो ग्लेसर। कौन है? ग्लेसर। ग्लेसर ने 1962 में आधारभूत प्रतिमान या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। इसके शिक्षण के 4 स्तर होते हैं। इसके शिक्षण के 4 स्तर होते हैं। तो देखिए, आज मैंने कम से कम 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ें। प्रयोगात्मक विधि के बारे में भी बताया कि इसके जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। इसके चरण भी मैंने आपको बताए। इसके बहुत सारे चरण जो हैं इनको क्रम वाइज लगाए जाते हैं। स्वतंत्र चर है, जैविक चर है, आश्रित चर है। इसके लाभ कौन कौन से हैं, हानियाँ क्या क्या है, टिचनर ने क्या प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि बताया है, किसने महत्वपूर्ण बताया? तो सर्वोत्तम किसने बताया? टिचनर ने बताया। बहुत सारे क्वेश्चंस आज जो ये सभी कंपटीशंस में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप एक एक भी करेंगे इनको तो 2-3 महीने में हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। लाइक करें, शेयर करें और जिन बच्चों को आवश्यकता है उनको ये वीडियो आप शेयर भी करें, कमेंट करेंगे। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अच्छे से पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।